हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुराधा चौहान जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 5 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा, सौदामिनी और विनायक की शादी के लिए सुहासिनी की कोशिश रंग लाने लगी थी। विनेश ने काफी सोच विचार कर अपनी सहमति जता दी थी और सौदामिनी और विनायक इस बात से बहुत खुश थे। फिर एक रात एक फोन कॉल ने विनायक के चेहरे पर हवाइयां उड़ा दी। वो उसी समय कार लेकर कहीं निकल गया। अब आगे। भास्कर, भास्कर। अस्पताल में उनिंदे से बैठे भास्कर को झिंझोड़कर जगाते हुए विनायक के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। विनायक, अच्छा हुआ तू आ गया यार। यह सब कब हुआ और तुझे कैसे पता चला? कहाँ है सब लोग? जिधर वो बैठे थे शायद उधर ही टक्कर लगी थी, इसीलिए चारों बुरी तरह जख्मी है। डॉक्टर्स अभी ऑपरेशन कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? किसी कंपनी के जरूरी काम से आगरा जा रहा था। बस स्टैंड पर तेरे चाचा अपने परिवार के साथ बस का इंतजार करते दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि उनके पास इस समय कोई काम नहीं बचा। यहाँ रहकर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए वो परिवार सहित गांव वापस जा रहे हैं। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब तेरी और सौदामिनी की जिंदगी में रोड़े अटकाने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे पहले उनकी बस आ गई और वो निकल गए। ठंड बहुत थी, कोहरा भी घना था, रात काफी हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा चाचा चाची मथुरा से हमेशा के लिए गए। ये तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है जो मैं तुझे कल कंपनी पहुंचकर दूंगा। क्या पता था कि यह खुशखबरी इतनी भयानक दुखखबरी बन जाएगा। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? बस स्टैंड के बाहर ही। बस जस्ट बाहर निकली ही थी कि कोहरे के कारण किसी ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखंचे उड़ गए। मैं आवाज सुनकर भी अपनी बस में बैठने जा रहा था कि तभी किसी ने आकर वहां बैठे अपने किसी रिश्तेदार को बताया कि जो बस अभी निकली है उसका एक्सीडेंट हो गया। यह सुनते ही मेरे हाथ पैर ढीले पड़ गए। उस बस में अपनों को रवाना कर वापस लौट रहे लोग रोते हुए भागे। मैं भी दौड़ा, वहां जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। बहुत बुरी हालत थी सबकी। मैं फौरन इन्हें लेकर यहाँ चला आया। कैसे है सब? पता नहीं यार, ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई है। डॉक्टर भी क्या करे, एक व्यक्ति नहीं है। कितनों को यहाँ एडमिट कराया तो कुछ सरकारी और दूसरे अस्पताल में भेजे गए। पता नहीं क्या चल रहा होगा अंदर। विष्णु, शंभू, वो दोनों होश में है? ठीक है। विनायक के चेहरे पर चिंता के बादल मंडरा रहे थे। नहीं यार, चोट कितनी लगी? मैंने घबराहट में कुछ नहीं देखा। वहां से मेरे एक पहचान वाले की जीप निकलती दिखाई दी। उनकी मदद से मैंने इन्हें यहाँ एडमिट करा दिया। जब भी खुश रहने लगता हूँ एक दुख दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भास्कर? चाचा चाची के बुरे व्यवहार को भूलकर विनायक उन दिनों को याद करने लगा जब वो चाचा चाची का लाडला बेटा हुआ करता था। हे भगवान, चाचा और उसके परिवार की रक्षा करना। जिंदगी के सभी बुरे अनुभव भूलकर विनायक भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर चाचा और उनके परिवार की सलामती की दुआ करने लगा। पता नहीं किसकी नजर लगी है इसकी खुशियों को सोचता हुआ भास्कर विनायक के करीब आकर खड़ा हो गया। चिंता मत करो विनायक, देखना सब सही सलामत होंगे। काश तेरी बात सही हो जाए। अरे विनायक भैया, भास्कर भैया, आप दोनों यहाँ इस समय? निखिल एक्सीडेंट के पेशेंट को चेक करके वहां से गुजर रहा था तो विनायक को देखकर रुक गया। निखिल जी, आप इस समय? हाँ, एक बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई जिसकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसी वजह से हम डॉक्टरों को इमरजेंसी में आना पड़ा। वो सब छोड़ो, आप बताओ आप इस समय यहाँ कैसे? क्या इस एक्सीडेंट में कोई पहचान वाला है क्या?
हाँ निखिल जी, मेरे चाचा चाची और बच्चे इस विनायक आगे कुछ कह पाता उससे पहले नर्स वहां आ गई। डॉक्टर जल्दी चलिए, रूम नंबर 7 के पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। ओ नो, तुम चलो मैं आया। सॉरी विनायक, मुझे जाना होगा। निखिल इतना कहकर तेजी से नर्स के साथ रूम नंबर 7 की ओर बढ़ गया। भास्कर, तुमने सुना निखिल जी ने क्या कहा? निखिल जी ने तो बहुत कुछ कहा। तुम किस बारे में बोल रहे हो? इस एक्सीडेंट में कई लोगों की मृत्यु हो गई। शंभू, विष्णु, चाचा चाची सब ठीक तो होंगे ना? भास्कर, विनायक सिर पकड़कर बैठ गया। हिम्मत रखो विनायक, ईश्वर की कृपा रही तो सब ठीक ही होगा। भास्कर भी टेंशन में नजर आ रहा था। भास्कर एक काम करेगा क्या? बोल। सुहासिनी को फोन करके बता दे यार, मुझसे नहीं बताया जाएगा। हमारे चाचा चाची से कितने भी मतभेद रहे हो, पर है तो हमारे अपने। एक बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया है। अभी फोन करके आता हूँ। भास्कर फोन करने चला गया। विनायक चाचा चाची के साथ बिताए उन क्षणों के बारे में सोचने लगा। कितना प्यार करते थे चाचा चाची हम दोनों भाई बहनों को। फिर एक दिन उनकी बड़ी बहन अपने पति का इलाज करवाने आई। 1 महीने हमारे घर रही और हमारे घर की खुशियों को नजर लगाकर चली गई। त्रेता युग में एक ही मंत्रा थी जिसने श्री राम को वनवास दिलाया था। इस कलयुग में हर घर में एक मंत्रा आती है और परिवार की खुशियों को वनवास दिलाकर चली जाती है। काश वो न आती तो आज भी हमारे घर में आज भी खुशियां खिलखिला रही होती। विनायक, मैंने सुहासिनी को फोन कर दिया। विनायक, तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ए विनायक। भास्कर लौट कर आया तो विनायक को गुमसुम शून्य में ताकते देख झिंझोड़कर बोला, अरे ऐसे क्यों कर रहा है? तू सुहासिनी को फोन करने गया था, बात हुई? हाँ वो आती ही होगी। वो डॉक्टर आ रही है विनायक, जो चाची को ऑपरेशन के लिए लेकर गई थी। चल पूछते हैं चाची कैसी है। हाँ चल चल। डॉक्टर, आपने जिनका ऑपरेशन किया वो मेरी चाची बिंदु, वो अब कैसी है? दोनों डॉक्टर के करीब पहुंचकर पूछने लगे। बोलिए ना डॉक्टर, आप चुप क्यों है? अब चाची कैसी है? विनायक ने फिर पूछा। ओ, आप उनके रिश्तेदार हैं। सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। खिड़की के कांच ने उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिस वजह से उनका बहुत खून बह गया था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर सॉरी, यह कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? चाची के बिना इन छोटे बच्चों का क्या होगा? भास्कर, उनकी भी अभी तक कोई खबर नहीं। भगवान करे दोनों ठीक हो। उन्हें भी बहुत चोट आई थी विनायक, इस वजह से उन्हें दूसरी मंजिल पर बने बच्चों के वार्ड में ले जाया गया था। चल ऊपर चल, पता करके आते हैं। तब तक शायद चाचा जी का भी ऑपरेशन खत्म हो जाए। आग की तरह खबर पूरे एरिया में फैल गई। लोग बातें करने लगे। शाम को वीरमती की हाय लग गई। बड़े बुजुर्ग सही कहते थे, कभी किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, क्योंकि दुखिया के दुखी मन से निकली हाय तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। जिसने सुना वो यही कहता। शाम को उसके पापों की सजा मिली, पर अब ईश्वर उसे सलामत रखे। श्याम ने जो किया सो किया। बच्चों को किस दंड की सजा मिली। श्याम को उसकी गलतियों का भगवान ऐसा दंड देगा, सोचा न था। उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ शारदा। इंसानियत के नाते हमें भी अस्पताल चलना चाहिए जी। मोहल्ले से सभी वहां पहुंच गए हैं। ऐसे में हम नहीं जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम सही कहती हो। इस समय श्याम की बदतमीजी भूलकर इंसानियत के नाते विनायक के साथ खड़े रहना चाहिए। पता नहीं विनायक अकेले कैसे हैंडल कर रहा होगा सब। संतोष भी शारदा और सौदामिनी को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए। सुहासिनी भी अस्पताल पहुंचकर विनायक को ढूंढती हुई उसके पास पहुंच गई। भैया, ये सब क्या हो गया? कुछ पता चला? अब चाचा चाची, विष्णु और शंभू कैसे हैं? वो ठीक तो है? सुहासिनी विनायक को देखते ही सवाल पूछने लगी। चाचा जी बेहोश है अभी, उनका ऑपरेशन तो हो गया, पर होश कब आएगा पता नहीं। पैर में फ्रैक्चर है, सिर में कई टांके आए हैं। और चाची जी, शंभू, विष्णु ठीक है? कहाँ है वो? मुझे मिलना है उनसे। विनायक तीनों बॉडी कूलिंग रूम में रखवा दी।
चाचा जी को होश। अरे सुहासिनी, तुम कब आई? निखिल सुहासिनी को देखकर चौंक गया। आप किसकी बॉडी की बात कर रहे हो निखिल जी? सुहासिनी निखिल की बात सुनकर सहम उठी और कांपती आवाज में पूछने लगी, सुहासिनी, इस एक्सीडेंट में तुम्हारे चाचा जी हमेशा के लिए अकेले हो गए क्या? भैया, निखिल जी के कहने का मतलब चाची, विष्णु, शंभू। अब सुहासिनी की बात के जवाब में विनायक ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। यह सुनकर सुहासिनी रोने लगी तो निखिल उसे चुप कराने लगा। शाम तक शाम को होश आ गया था। अपने परिवार के बारे में बार बार सवाल पूछने पर डॉक्टर ने उसे सब सच सच बता दिया। ये मेरे कर्मों का दंड मिला है विनायक। यह कहकर शाम फूट फूट कर रो पड़ा। चुप हो जाइए चाचा जी, और थोड़ा कुछ खा लीजिए। मुझे कुछ नहीं खाना। खाएंगे नहीं तो दवा कैसे खाएंगे? दवा नहीं खाएंगे तो ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहोगे चाचा जी। विनायक शाम को नाश्ता कराने की कोशिश कर रहा था। किसके लिए खाऊं? मेरे और सुहासिनी के लिए चाचा जी। क्या हम आपके बच्चे नहीं? चाचा जी, अब जो हो गया वो बदल नहीं सकते। अभी आपको हिम्मत करके चाची जी और बच्चों की अंतिम विदाई देनी है। कुछ खाएंगे नहीं तो डॉक्टर छोड़ेंगे नहीं। विनायक ने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके शाम को डिस्चार्ज कराकर घर ले आया। विनायक की दिन रात की देखभाल से श्याम के शरीर के घाव भरने लगे थे, पर मन पर लगी बिच्छों की गहरी मार उसे दिन रात तड़पा रही थी। श्याम का प्लास्टर निकल गया था। वो छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलने लगा था। एक दिन वो सुबह के समय आंगन में बैठा चाय पी रहा था। उसी समय विनायक कॉलेज के लिए तैयार होकर जाने लगा। इतनी सुबह कहाँ चले विनायक? कॉलेज चाचा जी। क्यों, फिर कोई कोर्स कर रहे हो? नहीं चाचा जी, प्रिंसिपल सर के कहने पर मैंने अकाउंट का लेक्चर लेना शुरू किया था 6-7 महीने के लिए। अब 1 महीने की और बात है। प्रोफेसर वापस आ जाएगी तो बंद कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद नहीं भी आए। मुझे क्या करना है? जब तक पढ़ाने मिल रहा है पढ़ा रहा हूँ। अपना काम छोड़कर मास्टरी, फिर दुकान पर कौन ध्यान दे रहा है? 12:30 तक लौट आता हूँ चाचा जी। यह नौकरी मेरी समझ से बाहर है। चुपचाप काम देखो। काम तो जिंदगी भर देखना है चाचा जी। मौका मिला है तो ये शौक भी पूरा कर लो। इतना कहकर विनायक चला गया। धीरे धीरे 1 महीना और निकला। अब शाम बिना सहारे चलने लगा था। विनायक उन्हें दुकान से आकर घुमाने ले जाने लगा। शादी कब कर रहे हो? श्याम ने पूछा। आपको सब पता है फिर भी पूछ रहे हो, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तुम कहो तो सब कुछ भूलकर संतोष से बात करूँ। आप मेरे लिए बात करेंगे? विनायक आश्चर्य से बोला। हाँ विनायक, हमारी वजह से तुम्हें बहुत दुख सहने पड़े। मेरे पहल करने से तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मिल जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? संतोष अंकल तो हमेशा से राजी थे। विनेश भैया अपनी जिद पर अड़े थे। अब तो उन्होंने भी हाँ कर दी थी। बात आगे बढ़ती उससे पहले आपके साथ ये हादसा हो गया। ओ, कोई बात नहीं, हम शगुन लेकर चलते हैं। सच्ची चाचा जी? विनायक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सच्ची विनायक, तुम उन्हें फोन करके बता दो हम लोग कल सुबह शगुन लेकर आ रहे हैं। कल सुबह? इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? तो कल पहले तैयारी करते हैं, फिर शाम के समय शगुन लेकर चलेंगे, ठीक है? ओह थैंक यू चाचा जी, आई लव यू। विनायक खुश होकर उनके गले लग गया। क्या तुम सच कह रहे हो विनायक? चाचा जी स्वयं शगुन लेकर आएंगे? मुझे तो अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। सौदामिनी खुश होते हुए बोली। विश्वास कर लो सौदामिनी, चाचा जी ने बहुत दुख सहन कर लिए, उनके लिए अब मैं ही सब कुछ हूँ। उन्हें मेरी फिक्र होने लगी। मैंने उन्हें जरा सा भी फोर्स नहीं किया। वो स्वयं बोल रहे हैं कि वो संतोष अंकल से किए बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहते हैं। हमारी शादी के लिए चाचा जी को लेकर मन में जो डर था आज वो खत्म हो गया विनायक। हाँ सौदामिनी, तुम आंटी से बात करके बताओ शाम को शगुन लेकर आना उचित रहेगा क्या? बात करके बताती हूँ। तुम्हें घर पर फोन करूँ या दुकान पर? घर पर। कल कॉलेज नहीं जा रहा, चाचा जी के साथ बाजार जाना है।
शगुन की तैयारी करनी है तो तुम अभी रात तक या सुबह 10 बजे तक कभी भी फोन कर बता देना। मैं पूछकर समय बताती हूँ। सो दामिनी फोन रखकर खुशी से नाचने लगी। तभी शारदा उसके कपड़े लेकर वहां आ गई। अरे अरे, क्या हुआ लाडो? न गाना न म्यूजिक, फिर भी नाच रही हो। माँ आप। शो दामिनी सक पकाकर रुक गई। तेरे कपड़े सूख गए तो तुझे देने आई थी। ऐसे मत रख देना, इस्त्री कर लेना। जी माँ। नाच क्यों रही थी, बताएगी? वो माँ, विनायक का फोन आया था, उसने फोन किया इसीलिए नाच रही थी। नहीं माँ, तो? माँ, विनायक ने कहा है कि चाचा जी अपनी मर्जी से हमारी शादी के लिए शगुन लेकर आना चाहते हैं। क्या? श्याम स्वयं शगुन लेकर आने को कह रहा है। हाँ माँ, चाचा जी को मन ही मन लगता है कि जो उन्होंने विनायक के परिवार के साथ किया उसकी सजा उन्हें मिली है, इसीलिए वो विनायक को खुश देखने के लिए बाबूजी से माफी तक मांगने के लिए तैयार है। श्याम दिल से शगुन लेकर आ रहा है, यही खुशी की बात है। वो माफी मांगकर हमें शर्मिंदा न करे। हमारे बीच जो हुआ वो किसी गलतफहमी के चलते हुआ था। माँ, विनायक पूछ रहा था वो लोग कल शाम तक आ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं तेरे बाबूजी से कहकर लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करती हूँ। माँ, विनायक कोई मेहमान नहीं जो तैयारी करनी पड़े। वो इस घर का होने वाला दामाद तो है। हमारे यहाँ दामाद का स्वागत ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तू उसे फोन कर दे। ठीक है माँ। शो दामिनी विनायक को फोन करके माँ ने क्या कहा बता देती है। बंसरी, यहाँ आओ और बताओ शगुन में क्या क्या सामान लगता है। मैं बताऊँ मालिक? हाँ, क्योंकि शगुन की तैयारी करना औरतों की जिम्मेदारी होती है। अब घर में कोई औरत तो है नहीं जो बताए होने वाली बहू के लिए क्या क्या सामान जाता है शगुन का। मालिक, आपके हमारे रिवाज बहुत अलग है। मैं तो कहूँगी सुहासिनी बिटिया की सासू से पूछ लीजिए। उन्हें तैयारी में शामिल करेंगे तो उन्हें भी खुशी होगी। तेरी बात में दम है बंसरी। ये सारी बातें तुम औरतें ही सोच सकती हो। मैं सुहासिनी की सास को ही फोन कर लेता हूँ। श्याम की बात सुनकर बीना जी बहुत खुश हो गई। आप तनिक भी चिंता मत करिए श्याम जी, आप निश्चिंत होकर बैठिए। शगुन की सारी वस्तुएं खरीद कर मैं सुहासिनी के साथ रवाना कर देती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा मम्मी जी ने? विनायक ने फोन करते ही सवाल किया। तू कान लगाकर बैठा था। अच्छा सुन, उन्होंने कहा। श्याम विनायक को बताने लगा कि सुहासिनी की सास से क्या बात हुई। शारदा ने डिनर के समय जैसे ही शगुन वाली बात की, विनेश चिढ़ गया। श्याम आ रहा है, इसमें इतना खुश होने वाली बात क्या है? विनेश ने पूछा। विनेश, शो दामिनी का शगुन आ रहा है, ये क्या खुशी की बात नहीं? ला कौन रहा है? विनेश ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। शारदा, इस टॉपिक को अभी के लिए बंद करो। चुपचाप कल शाम की तैयारी करो और कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। संतोष ने विनेश की बात काटते हुए टॉपिक चेंज कर दिया तो सब चुपचाप खाना खाने लगे। दूसरे दिन सुबह 11 बज गए। विनायक, दुकान कब जाओगे? शाम विनायक को घर पर देख पूछने लगा। जा रहा हूँ चाचा जी, सुहासिनी का इंतजार कर रहा हूँ। सुहासिनी तैयारी कर लेगी तब आएगी। तो उसके लिए रुका क्यों है? जा जाकर काम देख। जी चाचा जी। बेमन से विनायक जूते पहनने लगा। और सुन, 5 बजे दुकान बंद करके आ जाना। नौकरों पर भी ज्यादा भरोसा मत करो, श्याम ने कहा। ठीक है चाचा जी। विनायक कार की चाबी लेकर दुकान के लिए निकल गया। विनायक और सौदामिनी की शादी करवाकर बहुत नेक काम कर रहे हो मालिक आप। चाय का कप पकड़ाते हुए बंसरी बोली। मैं कोई नेक काम नहीं कर रहा। मैं इन दोनों प्रेम करने वालों को अलग करने की कोशिश करने में खुद का परिवार खोकर आज अकेला हो गया हूँ। यह सब करने से अब पहले जैसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, दिल पर पड़ा बोझ जरूर कम हो सकता है। माफ करना मालिक, मेरी बात सुनकर आपको छोटी मालकिन और बच्चों की याद आ गई। याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूल जाए। इस घर के कोने कोने में भैया भौजाई की बातें, बिंदु की आवाज, बच्चों की किलकारियां, हंसी ठहाके सब अभी के अभी सुनाई देते हैं। चाचा जी। तभी सुहासिनी बैग लेकर अंदर आते ही चिल्लाई। अरे सुहासिनी, आ गई तू? बंसरी, इसके लिए भी चाय बना ला। आ बैठ। सब ले आई? जी चाचा जी, सब ले आई। किसके साथ आई?
पापा जी ने शॉपिंग के बाद पहचान वाले ऑटो में बिठा दिया, खुद मम्मी जी के साथ वापस घर चले गए। उन्हें भी ले आती, मैंने बहुत कहा पर उन्होंने कहा कि यह काम घर वालों का होता है, वो आज नहीं फिर कभी मिलने आएंगे। ठीक है, तू तो रुकेगी ना? नहीं चाचा जी, कल सुबह विनायक के साथ चली जाऊंगी, मम्मी पापा चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये उन्हें दे देना, कहना हमारी ओर से भी प्रसाद चढ़ा दे। श्याम ने पास पड़े पर्स से पैसे निकाल कर देते हुए कहा, जी चाचा जी। सुहासिनी ने पैसे अपने पर्स में रख लिए। शाम के 7 बज गए। विनायक, शगुन देने जा रहे हो? ब्याह करने नहीं, जल्दी करो, चलो। श्याम चिल्लाया, बस हो गया चाचा जी, चलिए। चलो सुहासिनी। श्याम और विनायक सौदामिनी के घर के लिए चल पड़े। शारदा, यह तोहफे संभाल कर रख दो, वो लोग शगुन लेकर आ रहे हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ देना होगा, खाली हाथ तो भेज नहीं देंगे। जी लाइए। शारदा ने संतोष से तोहफे लिए और संभाल कर रख दिए। सौदामिनी कहाँ है? कमरे में तैयार हो रही है। आज बहुत सुकून मिल रहा है शारदा, शिव के साथ किया वादा जो पूरा होने जा रहा है। मुझे भी विनेश के बाबूजी, सौदामिनी को भी उसका मनचाहा जीवन साथी मिलने जा रहा है। उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। अब हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। किसकी क्या नजर लगनी होगी तो उसी शाम की लगेगी, विनेश ने कमेंट किया। चुप, लड़के वालों के आने का समय हो गया है और तू इस तरह की बातें कर रहा है, किसी ने सुन लिया तो? अब तो जली कुटी बातें करना छोड़ दो। मुझे लेक्चर क्यों देने लगते हो तुम दोनों? क्या गलत कह दिया मैंने? वो गलती की माफी वाफी मांगने नहीं आ रहा, उसे विनायक की नज़र में अच्छा बनकर फिर से वही सब हासिल करना है जो पीछे छूट गया था। कैसी गिरी हुई बातें कर रहे हो विनेश? सब कुछ तो चला गया उसका, अब वो किसके लिए चालबाजी करेगा? ईश्वर ने उसे इतना बड़ा दुख दे दिया, तुम उसका दुख नहीं बांट सकते तो कम से कम बुरा तो मत कहो। तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। किसी दुखी के दुख की हंसी उड़ाकर तुम अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हो विनेश? दुख? बाबूजी, उसके साथ जो हुआ वो उसके कर्मों का दंड है। दोनों पति पत्नी ने बहुत नाक में दम कर रखा था। वो बिंदु कुछ ज्यादा ही बोलती थी, इसीलिए भगवान ने उसकी बोलती बंद कर दी। माँ बाप के रोकने के बावजूद विनेश कटु शब्द बोलता जा रहा था। आवेश में उसे ये ध्यान नहीं रहा कि दरवाजा खुला है। विनायक और श्याम उसकी बात सुनकर देहरी पर ही ठिठक कर रुक गए थे। बिंदु का नाम आते ही श्याम गुस्से से लाल पीला हो गया। विनेश, तुम होश में तो हो? क्या बोलते चले जा रहे हो? श्याम चिल्लाया। श्याम, अरे खड़े क्यों हो? आओ श्याम, अंदर आओ। इसकी बेसिर पैर की बातों पर ध्यान मत दो श्याम। विनेश अभी बच्चा है, अभी दुनियादारी नहीं जानता। संतोष ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ऐसा क्या कह दिया मैंने बाबूजी, जो आप हाथ जोड़ रहे हो? संतोष जी, आपका बच्चा 28-29 साल का युवक है। इसे इतनी तो समझ होनी चाहिए कि मृत व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं, संवेदनाएं व्यक्त की जाती है। मैंने आपके साथ, भौजाई के साथ जो भी किया, गलत किया। मैं अपनी गलती सुधारने आपके दरवाजे पर आया और आपका बेटा आप लोगों के सामने मेरी मृत पत्नी का अपमान कर रहा है। ये उचित है क्या? आपने अपने घर में मेरे बाबूजी का अपमान किया, उसका क्या वो उचित था? विनेश कुछ सुनने को तैयार नहीं था। विनेश भैया, ये समय इन बातों का नहीं है। यदि चाचा जी सब भूलकर आपके पास आए हैं तो आपको भी सब भूलकर उनका सम्मान करना चाहिए, विनायक बोला। वाह विनायक, बात तुम्हारे चाचा की आई तो तुरंत रिएक्शन आया। उस दिन सब चुपचाप देख रहे थे, तब कुछ क्यों नहीं बोले? तब बात बड़ों के बीच में हो रही थी, मैं उनके बीच आकर किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता था। बाहर से आती आवाज सुनकर सौदामिनी भी वहां आ गई। भैया, ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? ये लोग हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, आप मेहमानों से ऐसा बर्ताव करोगे? मेहमान होंगे तेरे और माँ बाबूजी के, मेरे लिए ये कोई नहीं, बस बाबूजी की बेइज्जती करने वाला एक मामूली इंसान है और कुछ नहीं। संतोष भाई जी, आपके घर में मेरा इतना विरोध था,
तो कल ही मना कर देते, मैं बच्चों को भेज देता। यूँ घर पर बुलाकर बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? विनायक बेटा, मैं अब और नहीं रुक सकता। मैंने तो रिश्ता जोड़ने के लिए कदम बढ़ाया था। मुझे क्या पता था कि मेरे यहाँ आने से बनते रिश्ते फिर से बिगड़ने लगेंगे। सुहासिनी, रश्मि करके आ जाना, मैं जा रहा हूँ। श्याम बाबू रुक जाइए, बहू को अपना आशीर्वाद देकर जाइए, इसकी बकवास मत सुनिए। हमें आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शारदा ने बात संभालने की कोशिश की। रुक जाइए चाचा जी, सौदामिनी ने आवाज लगाई। वाह क्या फैमिली है, जो इनके सम्मान के लिए खड़ा है। उसकी बात बकवास है। जिसने अपमान किया वो भगवान की तरफ पूजा जा रहा है। विनेश भैया बस कीजिए, क्या हो गया है आपको? चाचा जी सच में दिल से इस रिश्ते को अपनाने आए हैं। दुनिया सुधर सकती है विनायक, पर तुम्हारे चाचा नहीं। इतना दंड भुगतने के बाद भी ये नहीं सुधरने वाले। ये स्वार्थी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। विनेश! तड़ाक! विनेश की इस बात के साथ ही गुस्से से संतोष का हाथ उठ गया। थप्पड़ खाते ही विनेश बिगड़ गया। आपने इसके लिए मुझ पर हाथ उठाया। अब तो ये शादी नहीं होगी, मैं भी देखता हूँ तू कैसे रोकेगा हमें। संतोष ने कहा, करके देख लो। उसी समय इसे और इसके आशिक को जान से मार डालूंगा, फिर शाम श्याम भसते रहना। भैया, आप बाबूजी से कैसे बोल रहे हो? आपको अंदाजा भी है क्या कर रहे हो आप? आपकी प्रॉब्लम क्या है? शारदा ये विवाद देख सिर पकड़कर बैठ गई। मेरी प्रॉब्लम ये इंसान है, विनेश श्याम की ओर इशारा करते हुए बोला। यह इंसान हमारे चाचा जी है विनेश भैया। आप इस तरह के शब्द यूज करके हमारे चाचा जी का अपमान कर रहे हैं। सुनो बाबूजी, खून को खून का अपमान दिखाई दे गया। आज इसके कैसे बोल निकल रहे हैं। उस दिन यह इंसान मेरे बाबूजी का अपमान कर रहा था तो ये मौन खड़ा देख रहा था। यही सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहता था कि परायों के लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, वो मरेंगे अपने खून के लिए ही। भैया आपके हाथ जोड़ती हूँ, विनायक भैया और सौदामिनी की शादी में बाधा उत्पन्न मत कीजिए प्लीज भैया। सुहासिनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ना सुहासिनी ना, तू हमारे घर का सम्मान है, तू किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। श्याम ने तुरंत सुहासिनी के हाथ पकड़ लिए। श्याम सही कह रहा है सुहासिनी, क्योंकि जिसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए थी वो तो मरकर चली गई। बस करो भैया, भगवान के लिए अब बस भी करो। क्यों बार बार मृत इंसान को दोष देकर आप अपने आप को सबकी नजरों में क्यों गिरा रहे हो? सौदामिनी रोते हुए बोली। संतोष भाई जी, भाभी जी, मैंने तो माफी मांगने के उद्देश्य से आपकी ओर पहला कदम बढ़ाया था। माफी तो दूर, बदले में सिर्फ बातें सुनने को मिली। अब क्या कहेंगे? मैं गलत हूँ, मेरी वजह से रिश्ता टूटा। रिश्ता आपकी वजह से ही टूटा है श्याम। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये शादी तभी होगी जब तुम इसकी जिंदगी से दूर चले जाओगे। मेरी हाँ होते ही ये तुम्हें घर लेकर आ गया। इतनी चालबाजी कैसे कर लेते हो विनायक? विनेश ने पूछा। भैया, चाचा जी किस कंडीशन में घर आए यह आपसे छुपा नहीं है। चाचा जी की जगह कोई अनजान भी इस हाल में होता तो मैं मदद के लिए पीछे नहीं हटता। रहने दो विनायक, तुम भी अपने चाचा चाची की तरह चालबाज ही हो। बस करो विनेश, चुप हो तो तुम बोलते ही जा रहे हो। विनायक कुछ और सुनना या सुनवाना शेष हो तो रुकते हैं, नहीं तो चलो। चाचा जी, मैं सौदामिनी के बिना नहीं जी सकता। जानता हूँ, इसीलिए कोशिश करने आया था, पर विनेश ने अपनी मनसा क्लियर कर दी है। वो ये शादी नहीं होने देगा। अब चलो यहाँ से। हमारी तुम्हारी मृत चाची का बहुत अपमान हो गया। अब तुम भी सौदामिनी के बारे में सोचना छोड़ दो। श्याम ने उसके हाथ पकड़ खींचते हुए कहा। चाचा जी रुक जाइए। विनायक, सुहासिनी, माँ देखो सब जा रहे हैं। बाबूजी रोक लीजिए उन्हें बाबूजी। संतोष को झंझोड़ती हुई सौदामिनी रोने लगी। अपने बाबूजी का अपमान करने वालों के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? भैया, मुझे समझाने की जगह आप खुद को समझो। आपने क्या कम अपमान किया? इतना अपमान तो उस दिन चाचा जी ने भी नहीं किया होगा जितना आपने उन लोगों का किया है। सौदामिनी बेटा, अपने कमरे में जाओ, शारदा धीरे से बोली।
मैं कमरे में क्यों जाऊं? मुझे ही क्यों टोका जाता है? विनेश भैया का व्यवहार उचित था क्या आज? शोदामिनी, तू कमरे में चली जा, वरना तेरी इस घर से जल्दी विदाई कर दूंगा। विनेश चिल्लाकर बोला तो शोदामिनी सहम गई। कह रही हूं ना, अंदर जा, शारदा ने फिर से कहा तो शोदामिनी वहां से रोती हुई चली गई। तो शारदा भी उसके पीछे पीछे चली गई। माँ, शारदा ने सिर पर हाथ फिराया तो शोदामिनी उसके सीने से लगकर सिसकने लगी। बेटा, तू अपने भाई का गुस्सा जानती है, फिर भी उससे बहस कर रही थी। इस समय वो कुछ भी सोचने समझने के मूड में नहीं है। गलती हमसे हो गई, सब जानते हुए हमें शगुन की तैयारी से विनेश को दूर रखना चाहिए था। दोनों की बात सुन रहे संतोष भी अंदर आ गए। बात हद से ज्यादा बिगड़ गई है बेटा, मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर गया। इस बार श्याम ने कोई गलती नहीं की, गलत विनेश था। उसे बिंदु के विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ कर दे, मैं हार गया बेटा। संतोष सौदामिनी के सिर पर हाथ रखकर बोले। आप माफी नहीं मांगिए बाबूजी। सौदामिनी संतोष से लिपट कर रोने लगी। उसकी बात काटते हुए संतोष ने कहा, मैंने और शिव शंकर ने तेरे पैदा होने पर ही तुम दोनों की शादी कराने का जो सपना देखा, वो सपना सपना ही रह जाएगा। मुझे तो अब उसके पूरे होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं लाडो। बाबूजी। सौदामिनी संतोष की बात सुनकर रोते हुए बाबूजी से लिपट गई। रो मत बच्चे, विनेश ने विनायक के साथ साथ हम सबके सपने भी तोड़ दिए। मैं अब श्याम के पास तेरे रिश्ते की बात करने जाऊं भी तो तेरा भाई ये रिश्ता नहीं होने देगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया है कि उसके सामने खड़े उसके माता पिता भी दिखाई देने बंद हो गए हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो जी? शारदा ने पूछा। शारदा, जब बच्चे माता पिता की हर इच्छा का विरोध करने लगे तो यह समझ जाना चाहिए कि हम उनकी नज़र में कुछ नहीं। उनकी नज़र में इस घर का बड़ा बूढ़ा जो कुछ है वो स्वयं है। मुझे तो हमारा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। अब क्या होगा बाबूजी? मैं और विनायक कभी एक नहीं होंगे। सब समय पर छोड़ दो बेटा। समय ही तो नहीं है बाबूजी। भैया मेरे लिए कोई रिश्ता ले आए तो आप क्या करोगे? मेरे लिए लड़ोगे या फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे विदा कर दोगे? सौदामिनी की बात सुनकर संतोष चुप बैठ गए। क्या हुआ बाबूजी, क्या करोगे आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, थोड़ा समय जाने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। यह कहकर संतोष अपने कमरे में चले गए। शारदा भी पीछे पीछे चली गई। सुहासिनी विनायक के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। भैया, इस घर की खुशियों को सच में किसी की बुरी नजर लगी है। अभी थोड़ी देर पहले घर में खुशियां दस्तक दे रही थी, अब फिर वही सन्नाटा। मेरा मन बहलाने के लिए यहाँ पर तू, चाचा जी, बंसरी काकी सभी अपनी कोशिश कर रहे हैं। वो बेचारी अकेली कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर रो रही होगी। भैया पहले चाचा जी विरोध में थे, उन्होंने हामी भरी तो विनेश भैया ने किए किराए पर पानी फेर दिया। मुझे तो दूर दूर तक सुलह के आसार नजर नहीं आ रहे। इतना सब होने के बाद अब तो चाचा जी भी बात करने की पहल नहीं करेंगे। विनायक मायूस होकर बोला। कितनी खुश थी मैं कि अब फाइनली आपको आपका प्यार मिल जाएगा, पर हम जहाँ से चले थे वहीं आकर खड़े हो गए। सुहासिनी उदास होकर बोली। अब तो कोई चमत्कार ही हमें एक कर सकता है। विनायक बोला। भैया, ये प्यार है, इसमें चमत्कार नहीं, युक्ति काम आती है। क्या कहना चाहती है तू? आप दोनों कोर्ट मैरिज कर लो क्या? भैया, इसके बिना कोई चारा नहीं। इधर चाचा जी अपना अपमान नहीं भूलेंगे, उधर विनेश भैया के क्रोध के आगे अंकल आंटी मुंह नहीं खोलेंगे। ऐसे में सौदामिनी के लिए उन्होंने दूसरा रिश्ता ढूंढ लिया तो इस बारे में मुझे पहले उससे बात करनी होगी, पर कैसे? मैं नंदिनी को फोन करती हूँ, वो उसे नदी के पास वाले मंदिर में आने को कह देगी। आप भी समय पर वहां पहुंच जाना, उसे अच्छी तरह समझा देना क्या और कैसे करना है। मैं भास्कर भैया से कोर्ट में डेट के लिए एप्लीकेशन डलवा देती हूँ। भैया, नंदिनी कह रही है शादी में 2 दिन बाकी है, इसीलिए वो सौदामिनी को लेकर मंदिर नहीं जा सकती। इसीलिए अब जो बात करेंगे शादी के बाद ही करेंगे। भैया, कल सौदामिनी भी तो शादी में आने वाली है, मैं खुद उससे बात करती हूँ। ओ,
मैं इतने दिनों से अपने टेंशन में इतना व्यस्त रहा कि भास्कर की शादी की बात दिमाग से ही निकल गई। तू आ रही है शादी में? मैं और निखिल दोनों ही आएंगे। भैया मैं तो कल ही चली जाऊंगी। आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और गांठ बांध लो। क्या? बोल। भैया चाचा जी का व्यवहार देख उन पर विश्वास मत कर बैठना। क्यों, क्या हुआ? सुहासिनी, चाचा जी के पास अब क्या बचा जो हमारा बुरा चाहेंगे? आप बड़े भोले हो भैया। ये दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। आज भले ही चाचा जी हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हमारे साथ प्यार से पेश आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक एक बार भी दुकान पर जाने की चेष्टा नहीं की, उल्टा आपको ही टोकते रहते हैं। समय से दुकान जाओ, काम देखो। किसी के हित के बारे में इतना सोचना उसका विश्वास जीतने के लिए काफी है। पर क्या वो अब हमारे भरोसे है सुहासिनी? उन्हें इस अवस्था में हम जाने को भी नहीं कह सकते। ये हमारे संस्कार नहीं, और लोग भी हमें ही बुरा कहेंगे कि असहाय स्थिति में हमने चाचा को घर से निकाल दिया। उनकी अवस्था देखकर बुरा लगता है। जो इंसान इतने रोब से चलता था, आज बिना छड़ी चल नहीं पाता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मुझे उनके यहाँ रहने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें अपना कल कभी नहीं भूलना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? चाचा जी को बताकर जाने की जरूरत नहीं है। विनेश भैया से अपमानित होकर चाचा जी चुप बैठने वाले नहीं है। वो भले ही अभी आपको सब भूलने को कह रहे हैं, पर उनके दिमाग में विनेश भैया को सबक सिखाने के लिए अवश्य ही कोई खिचड़ी पक रही होगी। तू सही कह रही है, मैं ध्यान रखूंगा। अब तुम आराम करो, मुझे तो नींद आने से रही। सोने की कोशिश करो भैया, ये आपके प्रेम की परीक्षा की घड़ी है। इसमें जीतने के लिए मन फ्रेश होना जरूरी है। ओके मेरी ज्ञान की देवी, शादी के बाद कुछ ज्यादा ही ज्ञान देने लगी है। कल तक बात बात पर रोने वाली आज इतनी समझदारी की बातें कर रही है। लगता है जैसे तू नहीं, तेरे सामने बैठकर अम्मा समझा रही है। अम्मा की बेटी हूँ, गुण तो आएंगे ही। सुहासिनी कहकर हंसती तो विनायक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बस भैया ऐसे ही मुस्कुराते हुए समस्याओं का सामना करो, सफलता अवश्य मिलेगी। चल अब सो जा, सुबह जाना भी तो है। गुड नाइट। सुहासिनी लेट गई तो विनायक लाइट ऑफ करके अपने कमरे में चला गया। 2 दिन सौदामिनी से बिना मिले बिना बात किए विनायक को युग बीतने के सामान लग रहे थे। माँ, यह कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? सौदामिनी को तैयार होते देख विनेश ने पूछा। नंदिनी की शादी है ना आज? ओह, फिर तो वहाँ विनायक और सुहासिनी भी आएंगे। आएंगे ही, साथ में पड़े हैं, दोस्त हैं। नंदिनी की किस्मत अच्छी है जो उसके घर वाले उसके मनचाहे वर से उसका ब्याह कर रहे हैं। मेरे घर में तो मुझे सब्ज बाग दिखाए गए और फिर आग लगा दी गई। सो दामिनी ने दुपट्टे का पिन सही करते हुए कमेंट पास किया। भास्कर और उनके परिवार के बीच में किसी तीसरे ने आकर बात बिगाड़ने की कोशिश भी नहीं की, समझी? यह बात आपने एकदम सही कह दी भैया। ये जो तीसरा व्यक्ति, वो चाहे भाई हो या चाचा, मामा, ताऊ हो, उसे कभी किसी की खुशियां पसंद नहीं आती। चलिए बाबूजी, मुझे छोड़ दीजिए। तू मुझे तीसरा व्यक्ति कह रही है? बाबूजी चलिए। दामिनी ने विनेश की बात अनसुनी कर संतोष से कहा। बाबूजी, आप अभी भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। देखना ये लड़की एक ना एक दिन हम सबका नाम डुबोकर मानेगी। बस विनेश, तुम्हारी वजह से हम बहुत कुछ झेल रहे हैं। दामिनी में हमारे संस्कार जिंदा है, इसीलिए अभी भी बाप की इज्जत का ख्याल करके बैठी है। और कोई होती तो अब तक अपनी मर्जी से शादी कर ली होती। संतोष विनेश पर गुस्सा होते हुए बोले। चढ़ाओ चढ़ाओ, जितना सिर पर चढ़ाना है चढ़ा लो। मैं भी देखता हूँ कैसे इसकी इच्छा पूरी होती है। मैं इसके लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही कोई अच्छा घर वर मिला, इसे रवाना करता हूँ। भैया विनायक नहीं तो कोई और नहीं, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। किसी और को घर लेकर आए तो उसी दिन घर में मुझे मरा पाओगे। फिर करना मेरी लाश की शादी, समझे? मरे तेरे दुश्मन। ये क्या ऊटपटांग बातें कर रही है दामिनी? विनेश के बाबूजी छोड़ क्यों नहीं आते इसे नंदिनी के घर? विनेश तो पागल हो गया है। आप भी दोनों की गुस्से को हवा देने के लिए रुके हैं। शारदा पूजा घर से निकलकर गुस्सा होने लगी। तुम्हारे बेटे को समझा ले शारदा, यदि इसने अपना यह अंदाज नहीं बदला तो मैं बहुत कुछ बदल दूंगा। मैं मेरी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना नहीं करने वाला। कान खोलकर सुन ले विनेश,
चल सौदामिनी। संतोष सौदामिनी को छोड़ने चले गए। विनायक, यह गिफ्ट्स किसके लिए? इस समय तैयार होकर कहाँ चले? शाम को विनायक को तैयार होकर सूट पहनते देख श्याम ने पूछा, अपने दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। किस दोस्त से? भास्कर चाचा जी, भूल गए क्या? आज भास्कर की शादी है। ओ हाँ, मुझसे भी आने को कहा था उसने, पर इतनी ठंड में ये लाठी टेक कर चलने से अच्छा मैं घर पर आराम करूं। ये लाठी कुछ ही दिनों की है चाचा जी, आप फिर से पहले की तरह फिट हो जाओगे। अच्छा चलता हूँ, सुहासिनी और निखिल जी अभी आने वाले हैं। हम तो सबको जानते हैं, निखिल जी के लिए सब अनजान रहेंगे तो वो बोर हो जाएंगे। मैं अब कल शादी होने के बाद ही 10-11 बजे तक आ पाऊंगा। आप समय पर खाना और दवा खाकर सो जाना। आता हूँ चाचा जी, विनायक कहकर निकल गया। मैं भी चाहता हूँ जल्दी से फिट हो जाऊं, फिर विनय से अपने अपमान का बदला लूं। अभी लाचार हूँ, इसीलिए उसकी बात सुनकर चुप बैठा हूँ। मैं तो विनायक की खुशी के लिए दिल से इस शादी के पक्ष में हो गया था। इस अपमान के बाद अब कुछ भी करना पड़े, शो दामिनी को बदनाम ही क्यों ना करना पड़े, मैं विनेश के मुंह पर कालिख जरूर पोतूंगा। श्याम सोचने लगा। अरे वाह विनायक बाबू, आ गए आप। साहब जी को जब अपने काम से फुर्सत मिली तब दोस्त की याद आई। विनायक को देखते ही भास्कर ने व्यंग्य कसा, माफ कर दे यार, यार को भुला ही कब था, बस जिंदगी की उलझनों में उलझा था। क्यों, अब क्या हो गया? सगुन की डेट आगे बढ़ गई या चाचा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं? भास्कर ने पूछा। चाचा जी ठीक है, बस सगुन टल गया, इसीलिए मैं ही ठीक नहीं हूँ। विनायक ने कहा। क्या हो गया? यह गोल गोल बात करना बंद कर और सीधे सीधे बता क्या हुआ। कुछ मत पूछ यार, मेरी ग्रह दशा खराब चल रही है, इसीलिए एक बार फिर बात बनते बनते बिगड़ गई। क्यों, क्या हुआ? चाचा जी ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी क्या? नहीं यार, इस बार चाचा जी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे बात बिगड़े। उल्टा उन्होंने तो खुशी खुशी तैयारी की थी। पर विनायक भास्कर को सारी बात बताता है। क्या विनेश ने इस तरह से बात की? यह बात तो गलत है। मैं भी यही कहूंगा, उसे चाची जी के लिए अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने जो किया वो उनके साथ ही चला गया। अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या मिल गया? जो श्रम हालात का मारा है, उसे बातों के ताने मारकर क्या फायदा? कभी चाचा जी, कभी विनेश, पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। इस मुश्किल से छुटकारा पाने का बस एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? तुम दोनों चुपचाप शादी कर लो। ये सही नहीं होगा तो फिर रहो जीवन भर कुंवारे। देख विनायक, पहले चाचा जी ने टांग अड़ाई, अब विनेश ने बात बिगाड़ी। तुम सोचो, बात बनने के कोई आसार नजर आ रहे हैं तुम्हें? इन दोनों की खींचतान के चलते हम चुपचाप शादी कर ले, मगर अंकल के मान सम्मान का क्या? अपने प्यार के लिए उनके मान सम्मान को मिट्टी में मिला दूं, इतना खुदगर्ज नहीं मैं। तो फिर रोते रहो पूरी जिंदगी। देख विनायक, मान सम्मान की सोचना है तो तुझे सौदामिनी को भूलना होगा। कर सकता है ऐसा? नहीं, मैं सौदामिनी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तो फिर कर ले शादी। एक बार शादी हो गई तो कुछ दिन बातें बनेगी, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेरी तरह सुहासिनी भी मुझसे यही कह रही थी। भास्कर, वो कह रही थी तुम लोग कोर्ट मैरिज कर लो, ये तो और अच्छा हो जाएगा। फिर तुम लोग सामाजिक ही नहीं, कानूनी रूप से भी पति पत्नी हो जाओगे। फिर ना विनेश कुछ कर पाएगा ना चाचा जी। पर इसके लिए शोदामिनी की मंजूरी भी जरूरी है भास्कर। शोदामिनी मना नहीं करेगी, क्योंकि वो भी जानती है विनेश और चाचा जी की टसन तुम दोनों को कभी एक नहीं होने देगी। सुहासिनी उससे बात करने वाली है, देखते हैं क्या होता है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि भास्कर की मम्मी वहां आ गई। विनायक, भास्कर, बातें बंद कर चलने की तैयारी करो, बारात निकलने का समय हो गया है। बाहर सारे मेहमान आ गए। बस हो गया आंटी जी। विनायक भास्कर को लेकर बाहर निकल गया। भास्कर के आते ही बारात रवाना हो गई। नाचते गाते बारात विवाह स्थल पर पहुंच गई। विनायक सौदामिनी की एक झलक पाने के लिए बेचैन होकर इधर उधर देखता हुआ चल रहा था। भैया, सुहासिनी की आवाज सुनकर विनायक ठिठक कर रुक गया।
मुड़कर देखा तो सौदामिनी भी साथ थी। विनायक तेजी से उधर की ओर बढ़ गया। निखिल जी कहाँ है? सौदामिनी को देखते ही विनायक ने पूछा। यहीं कहीं होंगे, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, आप दोनों उधर जाकर बात करो, वहाँ कोई नहीं है। सुहासिनी दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। कैसी हो सौदामिनी? दोनों बात करते हुए एकांत स्थान पर खड़े हो गए। तुम कैसे हो? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? मेरी तो जीने की इच्छा ही मर गई। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें कोई रंग नहीं? तुम निराशा भरी बातें करोगे तो मेरा क्या होगा विनायक? घर का माहौल कैसा है? माँ बाबूजी और भैया के बीच खटपट होती रहती है। भैया मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया, तुम नहीं तो कोई और नहीं। उन्होंने जबरदस्ती तेरी शादी कहीं और कर दी तो मैं मर जाऊंगा। चुप कर, मरे तेरे दुश्मन। तो दामिनी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा तो विनायक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, हम दोनों चुपचाप शादी कर ले तो। विनायक, तुम मुझे मुश्किल से भागने की सलाह दे रहे हो। मैं नहीं, सुहासिनी और भास्कर भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं चाचा जी और विनेश भैया तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम बताओ क्या सही क्या गलत है? मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। जितना वक्त चाहिए ले लो। जो भी डिसीजन लेना कैसे भी करके भास्कर या सुहासिनी को बता देना। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम वही मिलो जहां अभी तक मिलते आए हैं, कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में। मैं भैया के जाने के बाद 11 बजे के करीब वहां पहुंच जाऊंगी। मैं पहले से मौजूद रहूंगा। तुम दोनों की बातें हो गई हो तो चलकर रस्में देख लो, शुरू हो गई है। भैया निखिल जी भास्कर के पास खड़े आपको पूछ रहे हैं। चल सौदामिनी, नंदिनी बुला रही है। सुहासिनी सौदामिनी को लेकर चली गई। क्या तय किया? सुहासिनी ने पूछा। किस बारे में? सौदामिनी ने पूछा। शादी के बारे में। अभी तक अंताक्षरी खेल रहे थे तुम दोनों। इतनी देर अकेला छोड़ा, रिजल्ट 0 रहा। ऐसी बात नहीं है सुहासिनी। कैसी बात है सौदामिनी? कोई और विकल्प दिख रहा है तुम्हें? एक होना है तो कोर्ट मैरिज कर लो, वही उचित होगा। मैं इस पर विचार कर कल ही विनायक से मिलकर डिसीजन लेती हूँ, सौदामिनी बोली। कहाँ मिलने का सोचा है? वहीं जहाँ मिलते रहे हैं, कॉलेज के पास। तुम्हारी दुकान वहाँ से कितनी दूर है? सौदामिनी, अभी तक हम ग्रुप में मिलते थे, बात अलग थी। वहाँ अंकल या भैया ने अकेले मिलते देख लिया तो आफत आ जाएगी। तो फिर नदी किनारे वाले मंदिर में भीड़ कम रहती है, वहाँ मछुआरों की बस्ती है। तुम दोनों को वहाँ कोई नहीं जानता। मिलना है तो वहाँ जाकर मिलो। मैंने तो विनायक को कॉलेज के पीछे आने को कह दिया। तुम उसे बता दोगी प्लान बदल गया। हाँ, कल सुबह वो 11 बजे तक वो वहाँ पहुँच जाएगा। थैंक्स सुहासिनी। थैंक्स सक्सेस होने की बात बोलना। मैंने इसके लिए लड़का पसंद कर लिया है। आप दोनों भी देख लो, अच्छा खासा बिजनेस है उनका। आप छानबीन कर मिल लो तो बात आगे बढ़ाई जाए। नाश्ते के समय विनेश ने कुछ फोटो संतोष के हाथ में थमाते हुए कहा, मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया? क्यों? क्यों क्या जीवन भर पालने का ठेका नहीं ले रखा हमने? तेरे इतने ही दिन इस घर में लिखे थे, अब ससुराल जाने की तैयारी कर। यह कौन सी भाषा में बात करने लगे हो विनेश? सौदामिनी हम पर बोझ नहीं है, वो बेटी है मेरी। मैं उसकी मर्जी के बिना उसके ब्याह की बात नहीं करने वाला। उसकी मर्जी जानना बेकार है। वो विनायक की रट लगाकर बैठी है। विनायक से शादी करनी है तो बोल उस श्याम को घर से बाहर निकाल दे, हम कल तेरी शादी कर देंगे। आप उससे भी अपनी तरह स्वार्थी होने की शर्त रख रहे हैं भैया। मुझे स्वार्थी समझती है तो समझती रहे। तुझे तेरी खुशियाँ इसी शर्त पर मिलेगी। श्याम जब तक उस घर में है तब तक मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। विनायक आपकी तरह पत्थर नहीं है भैया, जो अपने चाचा को ऐसे अवस्था में घर से बाहर निकाल दे। आपको तो उससे यह हुनर सीखना चाहिए। वो अपने चाचा के लिए इतना सोचता है, एक आप हो जो अपनी सगी बहन के लिए एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकते। हाँ, मैं नहीं कर सकता उसके जितना त्याग। तू भी सुन, तू उसे भूलकर आगे बढ़ और मेरे बताए लड़के से शादी कर ले। इतना कहकर विनेश नाश्ता करने लगा। मैं विनायक के अलावा किसी से शादी नहीं करने वाली माँ। यह बात आप भैया को और बाबूजी को समझा देना। सौदामिनी रोते हुए कमरे में भाग गई।
विनय कल शादी में सौदामिनी मिली थी क्या? श्याम ने पूछा। हाँ मिली थी, बहुत दुखी हो रही थी, कह रही थी विनेश उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। तुमने समझाया उसे? समझाते, थोड़ा धीरज रखिए। मैं फिर से संतोष को समझाने का प्रयास करता हूँ। उनको समझाने से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम वो नहीं विनेश क्रिएट किए है। तो तुमने क्या सोचा, क्या करोगे और कैसे करोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विनेश हमें साथ में जीने नहीं देगा। आप बताओ मैं क्या करूं? कुछ भी करो, एक बात ध्यान रखो, सीधे रास्ते चलकर कुछ हासिल नहीं होगा। विनेश वो दामिनी को इस घर की बहू नहीं बनने देगा। उसका फैसला जानता हूँ। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है विनायक। जो चीज प्यार से न मिले, छीन कर ले लो पर छोड़ो नहीं। जी चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी देखता हूँ कौन हमें मिलने से रोकता है। चलता हूँ, दुकान के काम से जाना है। शाम को बात करते हैं। यह कहकर विनायक घर से निकल गया। विनायक के जाते ही श्याम ने किसी को फोन घुमा दिया। हेलो। वो निकल गया। उस पर नजर रखो और मुझे खबर देते रहो। रिसीवर रख कर। विनेश, विनायक शो दामिनी मिले ना मिले, श्याम के बिल में हाथ डालने का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। विनायक कार लेकर नदी की ओर बढ़ गया। उसकी निगाहें बार बार घड़ी पर अटक जाती थी। अभी 11 बजने में समय है। सौदामिनी से पहले पहुंच जाऊं तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विनायक पहुंचा तो सौदामिनी वहां नहीं थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद विनायक, आवाज सुनकर विनायक ने मुड़कर देखा तो सौदामिनी दौड़कर उससे लिपट गई। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था सौदामिनी। विनायक उसे कसकर सीने से लगाए था। मैं भी विनायक। थोड़ी देर उसी अवस्था में रहने के बाद दोनों मंदिर में माथा टेक नदी किनारे जाकर बैठ गए। तुम्हें कुछ दिखाना है क्या? ये देखो, मैंने भी तुम्हारा जैसा टैटू बनवाया है, देखो। क्यों सौदामिनी, ये क्यों बनवाया? कहीं विनेश ने देख लिया तो तुम्हारा जीना दूभर कर देगा। इसीलिए तो बनवाया है, ताकि जो लड़का मुझे देखने आए वो यह देखकर लौट जाए। तुमने आई लव यू सौदामिनी लिखवाया तो मैंने आई लव यू विनायक लिखवा लिया। अब मुझे किसी का डर नहीं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने कोर्ट मैरिज करने का फाइनल डिसीजन ले लिया। कभी सोचा ना था ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्या करें, जब अपने ही हमारी शादी के खिलाफ है तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। भैया कह रहे हैं विनायक चाचा जी को निकाल दे तो मैं शादी करा दूंगा। ऐसा है तो मैं स्वयं वो घर ही छोड़ देता हूँ। जब जीते जी अम्मा ने नहीं निकाला था तो इस हाल में मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हें सबसे अलग बनाती है विनायक। सौदामिनी, मेरी वजह से तुम्हें अपने घर वालों से विद्रोह करना पड़ रहा है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। विनायक ने अंगुली से उसकी ठोड़ी उठाकर आंखों में झांकते हुए पूछा। उन्होंने अपनी जिद में हमें यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। भैया आज बाबूजी को फोटो दिखा रहे थे। उनकी चुप्पी उनकी स्वीकृति जता रही थी। विनायक, मैं तुम्हारे साथ रूखी सूखी खाकर भी गुजारा कर लूंगी, पर किसी और से शादी करने से पहले जान देना पसंद करूंगी। सौदामिनी विनायक के सीने से लिपटकर बोली। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो। गली के नुक्कड़ पर चाय वाले के पास बैठे श्याम से बात कर रहे आदमी ने कुछ इशारा किया। श्याम ने देखा विनेश पास में खड़ा किसी से बात कर रहा था। चिंता तो होगी ही रमाकांत। संतोष भाई जी के यहाँ बड़े चाव से भतीजे का रिश्ता लेकर गया था। उन्होंने पता नहीं किस जिद में आकर ठुकरा दिया। क्यों? मेरी ही गलती रही जो कुछ समय पहले उनका अपमान कर बैठा था। मैंने माफी भी मांग ली, पर वो नहीं माने। उस बात की सजा मेरे भतीजे को भुगतनी पड़ रही है। सही कहा श्याम बाबू, जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर देनी चाहिए। दोनों छुप छुप कर मिले, इसमें परिवार की बदनामी ही होगी। मैंने आज ही उन्हें एक साथ देखा। अरे कहाँ? विनायक तो दुकान पर है। नहीं, दोनों दुनिया से बेखबर बाहों में बाहें डालकर नदी किनारे बैठे हैं। अभी अभी विनायक और सौदामिनी के बारे में क्या कहा तुमने? विनेश ने आकर रमाकांत को खींचकर खड़ा करते हुए पूछा। रमाकांत, कुछ मत कहो, जाओ यहाँ से, श्याम ने कहा। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ? श्याम विनेश को भड़का कर अब कौन सा कांड उसके हाथों करवाना चाहता था? क्या होगा अब आगे इस कहानी में, जानने के लिए इस कहानी का अंतिम भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।